बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने अपना जहाज़ तैयार रख रखा है, वो तो बिल्कुल भागने को तैयार खड़े हैं, वरना उनका जहाज़ जो है वो साइप्रस जाके देख भी आया कि कितनी देर लगती है, क्या है, वो सब तो हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू और जितने भी इनकी टॉप लीडरशिप है, इनके ऊपर पूरा मुकदमा चला तब इनके खिलाफ जो भी इनकी सज़ा बनेगी वो देना चाहता है, वरना मारने की कैपेसिटी नहीं है ईरान के पास, ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। क्योंकि वो कौन सी ऐसी बिल्डिंग है, मोसाद की बिल्डिंग तो सबसे ज़्यादा सेफ है ना, उनकी जो डिफेंस की बिल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा हाइफा, उनका सबसे ज़्यादा सुरक्षित पोर्ट, जो उनकी साइंटिफिक रिसर्च का जो सेंटर है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित एरिया उनका, सब तो उन्होंने एक मिनट ताश के पत्तों की तरह गिरा दिए कि वो बाद में उन्हें अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट करके उनके खिलाफ पब्लिक मुकदमा चलाएंगे और उसके बाद शायद उन्हें वो, क्योंकि ईरान में फांसी की सज़ा मिलती है, तो बेंजामिन नेतन्याहू साहब को शायद चौराहे पे फांसी देंगे। वो ईरान जो है एक नई नज़ीर कायम करना चाहता है जो बिल्कुल इस्लामिक तौर पे भी ठीक है और आज के जो कानून है वो भी ठीक है। 5 F-35 गिरा दिए हैं बिना किसी साजो सामान के, किसने? ईरानी फ़ौज ने इज़राइल के। तो ये सोच सकते हैं कि अगर ईरान भी इज़राइल के नक्शे कदम पे एक स्टेप भी ले ले तो मुझे नहीं लगता कि इज़राइल का एक ज़र्रा भी बचेगा। रशिया खुलकर सीधे सीधे बोल रहा है अगर ईरान के ऊपर हमला होगा तो रशिया भी चुप नहीं बैठेगा अगर अमेरिका हमला करता है। दुख की बात यह है कि ये स्टैंड जो भारत को लेना चाहिए था वो चाइना ले रहा है, क्योंकि मोदी जी अडानी जी की वजह से पूरी तरीके से अपने देश के सारे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। इजरायली फ़ौज तो हथियार छोड़ के जा रही है, सरेंडर बड़े मास लेवल पे हो रहे हैं, वहाँ के देश छोड़ के भागने वालों की संख्या इजराइल के अंदर से, और वो सही भी है ना बेचारे, उनको तो धोखा दिया गया था, अरेंडो में आ जाओ, यहाँ आ जाओ, एक भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर चले जाएँ तो देश का सौभाग्य होगा। यहाँ से जो गंदगी फैला रहे हैं ये तो ख़त्म होगी कम से कम। ईरान के सामने तो इजराइल की जो ट्रेंड फौज है वो नहीं खड़ी हो पा रही, हमास के सामने खड़ी नहीं हो पा रही, ये लोग जाके क्या कर लेंगे? ये मैं आरएसएस वालों के लिए गारंटी दे रहा हूँ, अगर ऐसा काम हो जाए तो इजराइल बॉर्डर क्रॉस करते ही इनके सबके हार्ट अटैक हो जाएंगे और जो इजराइल के अंदर हॉस्पिटल्स हैं सारे इन्हीं का इलाज करने में व्यस्त हो जाएंगे। इजराइल ईरान वॉर को आज 9 दिन हो चुके हैं और लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दोनों देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर महमूद प्राचा साहब, जो लगातार मिडिल ईस्ट पर पैनी नज़र रखते हैं और जो राजनीति है मिडिल ईस्ट की उसको बहुत अच्छे से समझते भी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से वॉर चल रहा है, एक तरफ सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि ईरान जो है बहुत आगे है, इजराइल को उसने भारी मात दी है, वहीं दूसरी तरफ लगातार खबरें आ रही है कि इजराइल जो ईरान की टॉप लीडरशिप है या जो उनके साइंसदान हैं उनको लगातार वो टारगेट करता जा रहा है। अब ऐसी चीज़ में समझने की कोशिश करेंगे, क्या ईरान सिर्फ जो है वो इंफॉर्मेशन वॉर का जो एक मामला होता है उसमें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, या वाकई में ईरान ने अंदर जो है इजराइल में तबाही मचा रखी है? सर किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार खबरें आ रही है इजराइल जो है वो लगातार टारगेट कर रहा है जो टॉप लीडरशिप थी पिछले 2 सालों में, कई ऐसे सीनियर लीडरों को मार दिया, और अब जो ईरान के जो साइंसदान थे उन पे भी लगातार वो उनको असेसिनेट करता जा रहा है। कैसे देख रहे हैं सब चीज़ें? देखिए, जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं ना, और ज़ायनिस्ट ताकतों को यहूदियों से अलग करके देखा जाना चाहिए। जैसे आरएसएस अलग चीज़ होती है और ब्राह्मण धर्म के मानने वाले अलग चीज़ होते हैं, उसी तरीके से ज़ायनिस्ट अलग होते हैं और यहूदी अलग होते हैं। बहुत सारे यहूदी ईरान में भी रहते हैं और सबसे खुशहाल यहूदी ईरान के अंदर ही रहते हैं। तो जो ये इंफॉर्मेशन वॉर है, तो इजरायली या ज़ायनिस्ट ताकतें जो हैं वो सिर्फ झूठ पर, धोखाधड़ी पे, फ्रॉड पे और करप्शन पे निर्भर होती हैं कि जाके लोगों की अश्लील वीडियोग्राफी बना लो, पैसे दे दो, करप्शन फैला लो और पैर पकड़ लो किसी के और पैर में पकड़ के किसी को पीठ में चाकू मार दो। ये ज़ायनिस्ट ताकतों का, ये मैंने चाल चरित्र और चेहरा बता दिया आपको। उसके दूसरी तरफ बाकी सारे जितने भी फ़िलासफ़ी सोच के मानने वाले हैं, ख़ास तौर पे ईरानी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो तो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं और हज़रत अली को अपना आइडल मानने वाले हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना आइडल मानने वाले हैं। तो उनकी कुछ बंदिशें हैं जो कि उनके ऊपर मज़हबी बंदिशें हैं कि धोखाधड़ी नहीं कर सकते, करप्शन नहीं फैला सकते, इस प्रकार की घटिया अश्लील किसी के साथ धोखाधड़ी करके महिलाओं के साथ नहीं बना सकते। जो युद्ध के नियम हैं उसी के हिसाब से युद्ध करेंगे, कभी भी मजलूमों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, बच्चे, औरतें, बूढ़ों को, और जो सैनिक नहीं हैं
उनको नहीं मारेंगे, जो पेड़ हैं यहाँ तक उनके ऊपर भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो ये उन बंदिशों में रह के जो भी कार्य कर रहा है ईरान कर रहा है, और इजराइल किसी भी बंदिश से बाहर जाके वो कभी भी किसी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होने की ताकत भी कभी किसी ज़ायनिस्ट के पास नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि वो हमास के फौजियों से नहीं लड़ सकते, कभी भी आपने उनको आमने सामने लड़ते नहीं देखा होगा। हाँ, अगर बच्चे हैं कहीं बैठे हुए, कुछ लोगों के को खाना की लाइन में खड़े हैं क्योंकि भूखे हैं वो लोग, पानी की लाइन में खड़े हैं, वहाँ चुपके से जाके टैंक से बम चलाने का ये कैरेक्टर है उनका। आसमान की ऊंचाइयों से या बम के ज़रिए या फिर प्लेन्स के ज़रिए मिसाइल दाग कर जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं, जो रिहायशी बिल्डिंगें हैं, जो हॉस्पिटल हैं, जो स्कूल हैं, कितना किलोमीटर दूर से बम मार के भाग जाने का कैरेक्टर इजराइलियों का है। ये ज़ायनिस्ट कैरेक्टर है। इसके अलावा उनको अक्लमंद समझना, उनको साइंटिस्ट समझना, उनको योद्धा समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो भी लड़ाई आज ज़ायनिस्ट ताकतें लड़ रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो उनके अमेरिकन सपोर्ट है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की सपोर्ट है उससे लड़ रही हैं। इजराइल जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं इजराइल की, वो अपने आप में तो सिर्फ हमास का भी सामना करने में सक्षम नहीं है अगर उनकी मदद हटा ली जाए। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि ठीक है आप सिविलियन को नहीं मार सकते हैं, जो ईरान उसकी पासदारी भी कर रहा है, लेकिन जो इस क्राइम को कर रहे हैं जैसे नेतन्याहू है, उन्होंने वॉर छेड़ा, उनके डिफेंस वो हैं मिनिस्टर हैं, बेन गवीर हैं या कार्ड्स हैं, जो ये लोग हैं जो जिन दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से इन्होंने गाज़ा में बम बरसाया और अब ईरान पर भी बरसा रहे, लेकिन ईरान की तरफ से इनको क्यों निशाना नहीं बनाया गया अभी तक, या ऐसे किसी भी अधिकारी को, लीडरशिप को इसराइल की? मेरे ख्याल से बेंजामिन नेतन्याहू और इनकी जितनी भी फ़ौज है और जितने भी इनकी टॉप लीडरशिप है, मेरे ख्याल से ईरान जो है इनके ऊपर पूरा मुकदमा चला के तब इनके खिलाफ जो भी इनकी सज़ा बनेगी, कुछ लोगों की मौत की सज़ा मिलेगी, कुछ को जेलों में डालना, कैद की सज़ा मिलेगी, वो देना चाहता है। वरना मारने की कैपेसिटी नहीं है ईरान के पास, ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। क्योंकि वो कौन सी ऐसी बिल्डिंग है, मोसाद की बिल्डिंग तो सबसे ज़्यादा सेफ़ है ना, उनकी होनी चाहिए थी। जो उनकी जो डिफेंस की बिल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा हाइफा, उनका सबसे ज़्यादा सुरक्षित पोर्ट, जो उनकी साइंटिफिक रिसर्च का जो सेंटर है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित एरिया है उनका, सब तो उन्होंने 1 मिनट ताश के पत्तों की तरह गिरा दिए। तो क्या वो चाहें तो बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं मार सकते, लेकिन वैसे मारना गलत होगा। ये मेरे ख्याल से उनकी प्लानिंग यही है कि वो बाद में उन्हें अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट करके उनके खिलाफ पब्लिक मुकदमा चलाएंगे और उसके बाद शायद उन्हें वो, क्योंकि ईरान में फांसी की सज़ा मिलती है, तो बेंजामिन नेतन्याहू साहब को शायद चौराहे पे फांसी देंगे वो, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सर नेतन्याहू तो खुद जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ोमेनी साहब, उनके पीछे पड़ा हुआ कह रहे हैं हम जब चाहे मार सकते हैं। इनको अमेरिका भी यही बात बोल रहा है कि हमारे टारगेट पे हैं, और आप लोग युद्ध में भी इतनी, मतलब ईरान युद्ध में भी इतनी शफ़क़त दिखा रहा है, तो ये कितना जायज़ है? हज़रत अली का मानने वाले रहेंगे तो अज़-गैब से मदद मिलेगी, और जो मिल भी रही है पूरी दुनिया। ये कोई इजराइल से, मैंने आपको बताया ना, इजराइल के लिए तो हूती काफ़ी है, मतलब हूती तो खैर बहुत ज़्यादा दूर की बात हो गई। इजराइल एज ए कंट्री के लिए तो हमास वाले ही काफ़ी हैं ना, किसी की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ बाकी सारे देश उनसे हट जाएं। तो ये स्थिति है। अब आप कंपेयर करेंगे ईरान को, तो ईरान हज़रत अली के मानने वाले हैं, उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलने वाले लोग हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये तो लोग टेररिस्ट हैं ना। बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो हैं वो तो खुद अपने जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं, क्लोज़ उनके दोस्त हैं, क्लोज़ उनके जो इजराइल के अंदर उनके पड़ोसी हैं, उनके खिलाफ हैं, वो उनसे धोखाधड़ी कर रहे हैं। जिस देश ने, चाहे वो एक आर्टिफिशियल देश ही बना हुआ है, जिस देश ने उन्हें सब कुछ दिया, उसी के अंदर करप्शन पड़ते हुए मिले वो, उस देश के नागरिक उन्हें जेल भेजने के लिए बेकरार है। तो अदरवाइज़ वो क्या हैं? तो वहाँ तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में जानते हैं, यही उनका कैरेक्टर है। और उसके बरक्स जिन खमेनाई साहब की वो बात कर रहे हैं, आयतुल्लाह खमेनाई साहब की, वो कौन है? उनको मारने के लिए तो 1981 से कितने साल हो गए आज? 45 साल होने को आ गए। कौन सा ऐसा दिन है, कौन सा ऐसा लम्हा है जो उनको मारने की कोशिश नहीं हुई? उनको बचाने के लिए ताकतें और हैं, और इनको शायद ईरान के लोग मारना नहीं चाहते, क्योंकि देखिए उन्होंने उनकी साइंटिफिक
जो कैपेसिटी है उसको ख़त्म करना था तो उन्होंने पूरा उनका जो लैब उड़ाया। इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि आतंकवादी हैं, छुप के वहाँ इस ईरान के अंदर जो खुद ईरान के लोग ही हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वहाँ के हर कंट्री में क्रिमिनल्स होते हैं, उनको पैसे दे के उनसे भीतर भाग करके मरवाया। लेकिन मैं ईरान की इस पॉलिसी का समर्थन करता हूँ। मेरे ख्याल से इस वक्त जो इज़राइल की फ़ौजें हैं, उनको सबको, जिन जिन लोगों ने गाज़ा में कभी भी कोई रोल अदा किया है फ़ौजियों ने, उनको सब को न्यूरनबर्ग ट्रायल्स हुए थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुए थे, सारी इजराइल की फ़ौज को, सारे जो उनके लोग हैं जो एक्टिव ड्यूटी में रहे हैं, चाहे पुलिस की या दूसरी, जिन लोगों ने फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ जुल्म किए हैं, जिन लोगों ने वेस्ट बैंक, जो गाज़ा ही नहीं वेस्ट बैंक में भी फ़िलिस्तीनियों के साथ जितने भी जुर्म किए हैं, उनको पूरी तरीके से मौका मिलना चाहिए, उनका ट्रायल होना चाहिए और उसके बाद उनको फांसी या जेल जो भी सज़ा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से ईरान जो है एक नई नज़ीर कायम करना चाहता है, जो बिल्कुल इस्लामिक तौर पे भी ठीक है और आज के जो कानून है वो भी ठीक है। ऐसे बम मार के तो कोई जंग में अगर मर जाए तो मर जाए, लेकिन वो मेरे ख्याल से सबको अरेस्ट करके मुकदमा चला के उनको सज़ा देना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं। लेकिन सर बात ये है कि अब ईरान जो है वो इजराइल जो है वो ईरान पे आरोप लगा रहा है कि ये क्लस्टर बम यूज़ कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये हमारे हॉस्पिटल और सिविलियन को भी टारगेट कर रहे हैं, इजराइल के लोगों को। मैंने आपको कहा ना, पहली बात क्या है, अगर कोई भी ज़ायनिस्ट कोई बात बोल रहा है तो उसके अंदर क्षमता, कैपेसिटी, काबिलियत ही नहीं होती वो सच बोल सके, बोल ही नहीं सकते। मतलब सोते सोते भी उठेंगे ना अपने आप तो पहला झूठ ही निकलता है उनके मुंह से। पहली तो ये बात समझ लेनी चाहिए, अच्छे से समझ लेनी चाहिए। तो अगर बेंजामिन नेतन्याहू या ये ज़ायनिस्ट सरकार का कोई भी इंसान कुछ भी बोल रहा है कि क्लस्टर बम फेंके, तो इसका मतलब क्लस्टर बम फेंके ही नहीं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। दूसरा, जो अगर ईरान इतना सा भी युद्ध का वायलेशन कर रहा होता, युद्ध के नियमों का, आज के इस्लामिक नियम भी पालन कर रहे हैं वो और आज के नियम भी पालन कर रहे हैं, तो फिर जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं ना, जो लोग मरे हैं, वो उनकी संख्या अलग होती। इज़राइल जिसको वो कहते हैं कि आयरन डोम, जैसे पहले जो उस समय के ज़ायनिस्ट थे तो वो सबसे बड़ी अपनी हिफाजत क्या मानते थे, खैबर दर्रे का दरवाज़ा। हज़रत अली ने जैसे उसको कागज़ के पुर्जे की तरह तोड़ दिया था, वैसे ही उनके मानने वालों ने आज उसी तरह के जो खैबर का दरवाज़ा टाइप चीज़ें बताते थे अपने लोगों को बहकाने के लिए कि इस किले के अंदर आओ, इसका दरवाज़ा इतना मजबूत है, इसके अंदर कोई घुस नहीं सकेगा। वही झूठी कहानी 1500 साल बाद इन्होंने ये आयरन डोम की बनाई थी। उसके चक्कर में बहुत सारे लोग वहाँ आके लालच में बस गए कि यहाँ हम जो भी बेईमानी करेंगे कुछ नहीं होगा हमारा। तो वो भी हज़रत अली के मानने वालों ने कैसे कागज़ के एक पुर्जे की तरह ख़त्म कर दी। तो अब उसके बाद अब आप मुझे ये बताओ, जब आयरन डोम है ही नहीं और ईरान के पास मिज़ाइल किस किस तरह के हैं ये तो पूरी दुनिया जानती ही है, तो एक भी इजरायली वहाँ ज़िंदा रह सकता है? फिर भी सिर्फ 25 के करीब आसपास, 24 की डेथ हुई है आज तक। तो ये किस वजह से, कितने कंट्रोल से, कितने सब्र और तहम्मुल से वो जंग कर रहे हैं। और उसके बरक्स 5 F-35 गिरा दिए हैं बिना किसी साजो सामान के। किसने? ईरानी फ़ौज ने इज़राइल के। उसके बाद भी 200 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को मारने के लिए ही अटैक कर रहे हैं इजरायली। और जो ईरान है वो सिर्फ अपनी हिफाजत में और ज़ायनिस्ट ताकतों को कंट्रोल करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसके बावजूद भी अगर वो जीत रहे हैं तो ये सोच सकते हैं कि अगर ईरान भी इज़राइल के नक्शे कदम पे एक स्टेप भी ले ले तो मुझे नहीं लगता कि इज़राइल का एक ज़र्रा भी बचेगा। लेकिन वो ईरानी कभी करेंगे नहीं, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। क्या लगता है सर, ईरान ने जो परसेप्शन बनाया था इजराइल का कि आयरन डोम है और उसकी सेना इतनी मजबूत है, हर नागरिक सेना में जाता है, जो एक मिथ था, मिथ कह लीजिए या परसेप्शन कह लीजिए, वो टूट गया, जिसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम उम्मा थी या मुस्लिम जो पावर थी वो फिर से उभरने लगी है। क्योंकि तुर्की अब साफ साफ लफ्ज़ों में वो भी खुलकर सामने आ रहा है, सऊदी अरब ने भी ईरान का सपोर्ट किया। तो ये जो एक फिर से जो स्टेबिलिटी आ रही है कहीं ना कहीं, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर जो आप बात कह रहे हैं अगर वो ज़रा सी भी सही हो तो अब तक बेंजामिन नेतन्याहू सरेंडर कर चुके होते, इस अमेरिका की मदद के बावजूद भी सरेंडर करते थे। लेकिन अभी ऐसा है नहीं। लेकिन हाँ, उस तरफ
कदम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर इस मुल्क की आवाम जो है, जो मिडिल ईस्ट में है, हर एक मुल्क की, कोई सिर्फ मुस्लिम ममालिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो पूरी तरीके से ईरान के साथ है, क्योंकि वो फ़िलिस्तीन के मज़लूमों के साथ खड़े रहे। हर मुसीबत उन्होंने झेली, लेकिन फ़िलिस्तीन के मज़लूमों का साथ नहीं छोड़ा। तो पूरा मिडिल ईस्ट, अफ्रीका उनके साथ है, यहाँ तक कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, वेनेजुएला, वहाँ के जो राष्ट्रपति साहब हैं वो तो खुल के बोल रहे हैं, सारे इस्लामिक देशों को एक तरीके से वो शर्मिंदगी महसूस करा रहे हैं कि क्यों सब तुम लोग साथ नहीं खड़े हो रहे। अगर ये सब ऐसा हो गया तो मेरे ख्याल से फिर तो इजराइल सरेंडर कर देगा तुरंत, उसमें कोई शक ही नहीं है। अगर सिर्फ ये लोग बिजनेस ही बंद कर दें, अपना सिर्फ बिजनेस रिलेशन बंद कर दें, तब भी मुझे नहीं लगता इजराइल एक हफ्ते से ज़्यादा टिक पाएगा इस लड़ाई में, क्योंकि सारे के सारे रास्ते तो वही हैं। तुर्की अगर अपनी एयर स्पेस बंद कर देगा तो सारे यूरोप से जितना भी साजो सामान आ रहा है बंद हो जाएगा। जॉर्डन अगर जो ईरान से जो मिसाइल्स आ रहे हैं उनको रोकना बंद कर देगा तो फिर आयरन डोम तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है, अब जो भी रोक रहे हैं मिसाइल्स उनके जॉर्डन ही रोक रहा है। तो ये सब जो देश हैं उनकी आवाम जो है ना वो एकदम खिलाफ खड़ी हो गई है इजराइल के ख़िलाफ़ और फ़िलिस्तीनियों के हक़ में और ईरान के हक़ में, क्योंकि वो इंसाफ और बराबरी हर इंसान अपने दिल से चाहता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि रशिया खुलकर सीधे सीधे बोल रहा है कि अगर ये व्लादिमीर पुतिन साहब ने बोला है कि अगर ईरान के ऊपर हमला होगा तो रशिया भी चुप नहीं बैठेगा अगर अमेरिका हमला करता। अब दुख की बात यह है कि ये स्टैंड जो भारत को लेना चाहिए था वो चाइना ले रहा है, क्योंकि मोदी जी अडानी जी की वजह से पूरी तरीके से अपने देश के सारे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। जो चाइना स्टैंड ले रहा है कि हम ईरान के साथ खड़े रहेंगे, ईरान ने तो भारत की चाइना से भी ज़्यादा हमेशा हेल्प की है। हमारी तो दोस्ती चाइना से पुरानी है और हमारे तो पड़ोसी देश है। हमारा तो सारा जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो CIS कंट्रीज़ हैं, यूरेशिया में जितना भी व्यापार होना है 6 बार से होना है। फिर भी एक अडानी के लिए मोदी जी ने देश को मतलब पूरी तरीके से गलत रास्ते पे डाल दिया है। देश का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है ईरान का साथ ना दे के। अभी मैं नहीं समझता कि, और ये तो छोड़िए, ट्रम्प साहब जो बिल्कुल ये बोलते थे कि हम किसी भी दूसरे देश के युद्ध में अब अमेरिकन को नहीं भेजेंगे, उनको भी ज़ायनिस्ट ताकतों ने पता नहीं ब्लैकमेल करके या जिस भी प्रकार से अब जो उनके टोन बदल रही है, तो उनके खुद के देश में 2000 से ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं अभी 2 दिन पहले। किस लिए? कि हम ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध में नहीं जाएंगे और हम इजराइल के लिए अपने बच्चों को, अपनी फ़ौज को उतार के अपनी कुर्बानियाँ नहीं देंगे। हम इजराइल की अय्याशियों के लिए अपने टैक्स पेयर के पैसे नहीं देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू को जेल से बचाने के लिए अमेरिकन अपनी कुर्बानियाँ नहीं देंगे। तो सिर्फ भारत एक देश ऐसा है जो सबसे महत्वपूर्ण है इस सारे घटना चक्र में। वो एक आदमी की वजह से, सिर्फ अडानी जी की वजह से मोदी जी ने पूरा देश जो है बर्बादी के रास्ते पे डाल दिया है। मुझे नहीं लगता आज पाकिस्तान तक, जो हमेशा से ईरान से जिसकी लड़ाई रही है, आज वो भी माहौल भांप के ईरान के साथ खड़ा हो गया। अफ़गानिस्तान पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी हमारे भारत देश को पता नहीं क्या हो गया है मोदी जी की वजह से और अडानी जी की वजह से। वो एक बेईमान जो लीडर है बेंजामिन नेतन्याहू, टेररिस्ट ही तो है और क्या है वो, और एक करप्ट टेररिस्ट है वो। और ये मोदी जी भी करप्ट हैं और अडानी जी भी करप्ट हैं। तो ये अपनी करप्शन की वजह से देश का जितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ अमेरिका से भी ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है भारत में होने चाहिए। इसीलिए मैं बार बार आह्वान कर रहा हूँ कि ईरान के पक्ष में, और ईरान के पक्ष में इसलिए क्योंकि ईरान इस वक्त UN के चार्टर के पक्ष में खड़ा है, इंसाफ के पक्ष में खड़ा है, मजलूमों के पक्ष में खड़ा है। तो भारत को ईरान के पक्ष में इजराइल के खिलाफ क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए। और इसके लिए, क्योंकि मोदी जी ये कर नहीं पाएंगे जब तक लार्ज बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट शुरू नहीं होंगे भारत में, तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि प्रोटेस्ट करें। अगर आपको कोई कानूनी दिक्कत आएगी पीसफुल प्रोटेस्ट करने में, तो हमारी मदद ले सकता है कोई भी। लेकिन सर मोदी जी तो खुद चाहे अडानी के ज़रिए या इजराइल के तरफ एक नरम रवैया है, लेकिन उनके समर्थक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम जाने को तैयार है युद्ध लड़ने के लिए। उनके बारे में क्या कहें? एक नज़र नहीं आएगा, पहली बात तो ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो चले जाएं, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इजरायली फ़ौज तो हथियार छोड़ कर जा रही है, वो तो सरेंडर बड़े मास लेवल पे हो रहे हैं। वहाँ के जो वो लोग हैं
और देश छोड़ के भागने वालों की संख्या इजराइल के अंदर से, और वो सही भी है ना बेचारे, उनको तो धोखा दिया गया था, आयरन डोम है, आ जाओ यहाँ, आ जाओ। अब आयरन डोम तो है नहीं, तो वो लोग तो बेचारे सही हैं क्योंकि वो आम यहूदी हैं। वो क्यों बेंजामिन नेतन्याहू को पैसे कमाने के चक्कर में, उसके करप्शन के चक्कर में अपनी जानें देंगे? तो वो लोग तो जा रहे हैं लेकिन ये तो सिर्फ ज़बान के वीर है ना, इनको तो अपने नाम के आगे वीर लिखना पड़ता है, वीर लिखने के लिए एक भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर चले जाएं तो देश का सौभाग्य होगा। यहाँ से जो गंदगी फैला रहे हैं ये तो ख़त्म होगी कम से कम। ईरान के सामने तो इजराइल की जो ट्रेंड फौज है वो नहीं खड़ी हो पा रही, हमास के सामने खड़ी नहीं हो पा रही, ये लोग जाके क्या कर लेंगे? वहाँ पे उनके हॉस्पिटल्स पे बोझ और हो जाएगा, क्योंकि इनको इजराइल का बॉर्डर अगर कहीं ज़बरदस्ती क्रॉस भी कर लिया, सबको हार्ट अटैक आ जाएंगे। ये मैं आरएसएस वालों के लिए गारंटी दे रहा हूँ, अगर ऐसा काम हो जाए तो इजराइल बॉर्डर क्रॉस करते ही इनके सबके हार्ट अटैक हो जाएंगे, और जो इजराइल के अंदर हॉस्पिटल्स हैं सारे इन्हीं का इलाज करने में व्यस्त हो जाएंगे। सर अच्छा, कैसे देख रहे हैं, लास्ट सवाल है मेरा, कि इस युद्ध का अंत कैसे देख रहे हैं? क्या इजराइल अगले कुछ दिनों में सरेंडर कर देगा या अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करे? किस तरीके से इसका अंत क्या होने वाला? देखिए, इजराइल ने तो एक तरीके से सरेंडर कर ही दिया है। उन्होंने तो बोल दिया है कि हमने तो हाथ उठा दिए, ट्रम्प साहब आओ हमें बचाओ, वरना वो तो बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें आए, वो खींच के लाना चाह रहे हैं। इजराइल ने तो देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने अपना जहाज़ तैयार रख रखा है, वो तो बिल्कुल भागने को तैयार खड़े हैं, वरना उनका जहाज़ जो है वो साइप्रस जाके देख भी आया कि कितनी देर लगती है, क्या है, वो सब तो हो चुका है। अब वो तो सरेंडर हो चुका है इजराइल तो ये, लेकिन और वो तब सरेंडर होना बहुत महत्वपूर्ण बात है जबकि अभी भी सारा साजो सामान, सारी टेक्निकल नो हाउ तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ही दे रही हैं उन्होंने। इजराइल के पास अपना क्या है? तो मोदी जी जो एक देश को बहुत बड़ा धोखा देते हैं कि इजराइल से हमने टेक्नोलॉजी ली, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इजराइल के पास अपनी टेक्नोलॉजी है ही नहीं, एक ये धोखा है, मिथ। वो बल्कि भारत की टेक्नोलॉजी चुरा के ले गया होगा कुछ, जो APJ अबुल कलाम साहब ने या जो भाभा साहब ने जो टेक्नोलॉजी बनाई होगी वो चुरा के ज़रूर ले जा सकते हैं। इजराइल के पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। वो अमेरिका से इधर से उधर से चुरा के या जो उन्हें गिफ्ट में मिलती है उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इधर उधर वो ब्लैक में बेचते हैं, बस। इसके अलावा तो यही एक पॉइंट है जो मोदी जी अपने समर्थकों को या देश को बहकाने के लिए बात करते हैं। उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी अगर देखी जाए तो अब किसके पास है? ईरान ने तो, जिसने आयरन डोम ख़त्म कर दिया। तो अगर टेक्नोलॉजी, युद्ध की टेक्नोलॉजी भी चाहिए तो उसमें भी भारत का फ़ायदा ईरान से हाथ मिलाने में है ना। और उसके अलावा तेल चाहिए तो ईरान, हर कुछ चाहिए तो ईरान ही है ना। हमें मिडिल ईस्ट में एंट्री देने के लिए ईरान, यूरोप में एंट्री देने के लिए ईरान, अब तो युद्ध की टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी देने के लिए ईरान। तो इजराइल से सिर्फ नुकसान है, फ़ायदा सिर्फ उनके मित्र को है, करप्शन में है। और जो वो इजराइल जो ये अपनी अश्लील हरकतें करते हैं और जो ये महिलाओं का प्रयोग जो वो करते हैं, उसका फ़ायदा उठाने के अलावा कोई भी व्यक्ति और कोई चीज़ इजराइल से अब प्राप्त करने लायक है ही नहीं। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, इजराइल में जो है बर्बादी इस बात के भी मायने रखती है कि US के जो डिफेंस एडवाइज़र हैं डगलस मैकग्रेगर, वो कह रहे हैं कि जितनी तबाही की चर्चा हो रही है उससे कहीं ज़्यादा ईरान में, खासकर तेल अवीव में जो राजधानी है वहाँ पर बर्बादी हुई है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, ईरान अपने नए नए हथियार, नए नए मिसाइल जो है इस्तेमाल कर रहा है, जिससे स्थिति साफ जाहिर हो रही है। आने वाले कुछ दिनों में स्थिति और बेहतर होगी, साफ़ होगी और पता चलेगा कि युद्ध किस तरफ जा रहा है। क्या मिडिल ईस्ट में जो ईरान को ख़त्म कर कर पूरा ज़ायनिस्ट लॉबी की कब्जा करने की जो कोशिश थी वो नाकाम होती है या कामयाब होती है। बाकी पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।